नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 से 4 महीनों से ईच नाउ एंड देन एक ही बात होती थी कि बाज़ार 50,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगी और 48-49,000 का वो लेवल होता था कि जिस वक्त इन्वेस्टर बार बार कुर्बानी का बकरा बनता था। फाइनली वी सॉ अ डे कि जब सारे के सारे फैक्टर्स जिनके नाम पे कहा जाता था कि बाज़ार ने नीचे जाना है, बाज़ार का नीचे जाना बनता है, वो सारे फैक्टर्स इन हो गए और आउट भी हो गए नवंबर के महीने के साथ साथ। IEMSCI हो, IMF के प्रोग्राम की बातें हो, सऊदी सपोर्ट फंड की बातें हो, कोई नेम द फैक्टर एंड इट गॉट फेडेड आउट। बट व्हाट हैपेंड टुडे वाज रियली मार्वलस। जिसने बताया कि शायद गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं दे डोंट लुक टुवर्ड्स ईच अदर आई टू आई। कुछ नंबर्स हैं जो कि रोज़े रोशन की तरह आया हैं। एवरी डे दीज नंबर्स कम। एक्सपोर्ट अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट है, इंपोर्ट बिल के नंबर्स हैं और आपके जो ट्रेजरी बिल्स के 3 महीने के नंबर्स हैं। ये नंबर्स बता रहे थे कि मार्केट जो है 3 महीने के ट्रेजरी बिल्स जो हैं 8.75 के बजाय 9.75 पे ट्रेड कर रही थी और फिर अचानक यकायक हम देखते हैं कि इंपोर्ट बिल के नंबर्स आते हैं और ट्रेजरी बिल्स का जो लेटेस्ट ऑक्शन है वो अनदर 100 बेसिस पॉइंट की नवीद देता है मार्केट को। फिर ये पता चलता है कि यस अब 100 नहीं 200 बेसिस पॉइंट को फैक्टर इन करना है। PIBs के लिए लोगों ने यहाँ तक बातें शुरू कर दी हैं कि शायद ये 14% तक के 5 साल PIBs 1-2 महीने में अवेलेबल हों। सो एक अजीब सी सिचुएशन है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग दिख रही है, i.e. फाइनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नर। खैर, आज के प्रोग्राम में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। क्या कुछ दिखता है और हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब। ही हैपन्स टू बी अ सीजन्ड एनालिस्ट हैविंग अ क्रिटिकल लुक ओवर द मार्केट, ओवर द फाइनेंस, ओवर द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। नदीम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। So you have seen the prologue. What is your view on the present situation? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि मईशत की अक्कासी स्टॉक मार्केट करती है और स्टॉक मार्केट को नज़र से नहीं नज़रिए से देखें। लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के नंबर्स को देख रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में और उस कंपनी के जो बैलेंस शीट होती है, जो फाइनेंशियल्स होते हैं, वो बताती है कि वो किस तरह से परफॉर्म करेगी। मगर क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट से चलती है तो बैलेंस शीट को मद्देनज़र रखते हुए हम हर वक्त ये नहीं कह सकते कि जी मार्केट उसी के मुताबिक चलेगी। मार्केट को समझने के लिए बहुत सी फैक्टर्स होते हैं। इकनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा मईशत की अक्कासी स्टॉक मार्केट करती है, मगर साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। उसके साथ साथ माइक्रो लेवल पे हमें देखना होता है कि चीज़ें किस तरह से मूव कर रही हैं। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर स्टॉक मार्केट में जब हार जाते हैं तो वो ब्लेम गेम खेलते हैं, यार मार्केट ही ऐसी है। मगर कभी आप उनसे पूछिए कि आप हारे क्यों, वो कहेंगे फलां साहब ने कहा था ये ले लेना और ये ऊपर चला गया, ये फलां अच्छा, हारते सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो शुरू में जीतते हैं और जब जीतते हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं। वो कहते हैं मुझे पता है। मार्केट ऑलवेज मूव्स विद सेंटिमेंट्स, बट रिमेंबर दिस ऑलवेज, फंडामेंटल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर किसी भी शेयर को आप देख रहे हैं, 70 पैसे के शेयर है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो चले जाते हैं 18 रुपये पे। आप लोगों ने कभी सोचा कि 1500% एक शेयर चला गया है, मार्केट में है वो शेयर, आज भी ट्रेड हो रहा है। क्या आपने सोचा कि ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं जिसकी वजह से 1700% ऊपर जा सकते हैं? Right. तो बात की मैं करूँगा कि हमें क्या होता है कि जल्दी अमीर होना है। स्टॉक मार्केट में आप पैसे कमा सकते हैं, मगर क्या है, यू हैव टू डू योर प्लानिंग। जैसे आज मईशत तबाही बर्बादी के मोड़ पे क्यों बैठी हुई है? वी डोंट सी एनी इकोनॉमिक प्लान, वी डोंट सी एनी इकोनॉमिक मॉडल। हम तो एक शेयर लेते हैं तो हम उसके एक मॉडल बना रहे होते हैं। हम देखते हैं उस कंपनी का जो है मॉडल कैसा है, उसके अंदर हम देखते हैं कि किस किस्म के उसके जो हैं असरात आ सकते हैं फ्यूचर में। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंपनी। हमारे यहाँ तो इकॉनमी को भी मैंने देखा है, कुछ लोग
स्टॉक मार्केट के तर्ज पे चला रहे हैं, Right. यानी सेंटिमेंट्स 2 पॉइंट, मगर सेंटिमेंट्स के साथ यू हैव टू रियलाइज द रियलिटी. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सो व्हेन यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, ये जो ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शन के साथ हुआ है और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी, इसके ऊपर वुड यू वांट टू कमेंट? देखिए, बेसिकली ये जो स्टेट बैंक होता है और इंटरेस्ट रेट्स इज़ द की पॉइंट स्टॉक मार्केट को मूव करने के लिए, बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज़ में आप देखें जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. Right. अमेरिका में या दुनिया भर में जहाँ इकॉनमी, वो कहते हैं ना कि जहाँ प्रॉब्लम में आती है, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे किया जाता है ताकि ये जो आपका फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग बैठे हैं वो बेसिकली पैसे लगा रहे होते हैं किसी इंडस्ट्री पे. कभी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आप देखें, कभी टी बिल्स पे लगा रहे हैं, कभी गोल्ड में लगा रहे हैं, कमोडिटीज़ में लगा रहे हैं. वाई डू दे डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट? दे ऑलवेज डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट क्योंकि दुनिया भर की इकॉनमी जो होती है वो चलती किससे है जनाब? पैसों से. मगर उस पैसों के बारे में जब हम बात करते हैं मनी फ्लो, यानी डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जब आपके जो पैसे हैं वो घूम रहे होते हैं. आपने अक्सर सुना होगा कि जनाब अमेरिका जो है डॉलर प्रिंट कर रहा है, पाकिस्तान रुपए छाप रहा है, और ये बड़ा ख़राब है इस मुल्क के लिए क्योंकि आपने कोई चीज़ से हेज किए बगैर नोट छाप रहे हैं, ये और महंगाई ले आएंगे, इन्फ्लेशन होती है. तो इन सब के जो इम्पैक्ट आ रहे होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है, जो अक्लमंद इन्वेस्टर होता है, वो हर चीज़ को, हर पहलू को समझते हुए इन्वेस्ट करता है. पाकिस्तान की मैं क्या कहूँ कि बदकिस्मती है कि यहाँ पे हमने फाइनेंशियल मार्केट को और इकोनॉमिस्ट को बहुत दूर दूर कर दिया. हम जब इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो इकोनॉमिस्ट ने इतनी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं और बुकिश नॉलेज जो है मुझे ज़्यादा नज़र आता है, प्रैक्टिकली कम. क्योंकि देखिए बात ये होती है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हम बाहर से इकोनॉमिस्ट लाते हैं ना, वो नज़र नहीं रख सकते पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो कि यहाँ का इकोनॉमिस्ट रख सकता है. क्योंकि हमें पता है हाउ द इकोनॉमी मूव्स. वी डोंट गो बाय द बुक्स, वी हैव टू गो. जैसे अगर हम बाय द बुक्स जाते हैं, आपने देखा होगा CPI के नंबर्स आते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. अब वो प्राइस इंडेक्स जो है, अगर अंडा हमारे यहाँ पे कमिश्नर लिस्ट पे लिखा हुआ होता है कि 120 रुपये दर्जन, और कहीं पे आपको 180 से कम मिल नहीं रहा, तो आपकी कैलकुलेशन जिसको कहते हैं ना, जब डाटा ही मेरे पास सही नहीं आएगा, हाउ डू आई कैलकुलेट इट? फिर हम बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हम बाय द बुकिश बात कर रहे होते हैं, हम वो डाटा उठा रहे होते हैं जो कि गवर्नमेंट के इदारों से हो रहा होता है. मैं एक चीज़ बाय द वे आपसे पूछना चाहूँगा, रिलेटिंग इट विद द लेटेस्ट एग्जांपल, CPI के नंबर्स क्या मार्केट में थे नहीं कि अचानक से इसके ऊपर ह्यू एंड क्राई मचाया गया और मार्केट को 2000 पॉइंट गिरा दिया गया? देखिए, मार्केट के अंदर CPI की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन की हम बात करें, SPI की हम बात करें, मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं ये गोरा क्यों कमा के चले जाता है, बड़े बड़े लोगों का नाम मैं ले लूँगा, वो लोग क्यों कमा के चले जाते हैं, उनको अपनी वो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं. आप जो रिटेल क्लाइंट है वो बड़े भोले होते हैं. आप अगर जो मैंने देखा, बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो है मेरे फ़ोन करते हैं मुझसे कहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, हमने तो ये नंबर्स को कैलकुलेट किया था. हमें क्या करना होता है, वी हैव टू सी द रियल इकोनॉमी, हाउ द इकोनॉमी इज़ मूविंग. अगर हम बात कर रहे हैं कि जी फ्यूचर की, तो हम ये देखते हैं कि क्या हम पैसे कंपनी पे लगा रहे हैं, अच्छा उस कंपनी पे लगा रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो कहाँ तक जा सकती है, उसका रिस्क फैक्टर कितना है. हम अक्सर क्या करते हैं कि हम हर चीज़ जो है ना एक वेग आइडिया पे काम कर रहे होते हैं. स्टॉक मार्केट में लोग आज भी जीतते हैं, जब मार्केट में मंदी भी आती है तब भी लोग कमाते हैं. यू हैव टू नो द स्ट्रैटेजी. अब आप देखिए ना, हम रोना क्या रोते हैं. मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ जनाब, इंटरनेशनल मार्केट ऊपर चले गई थी जनाब. जब मार्केट $10 पे थी तब हमने कौन सी स्ट्रैटेजी की? जब मार्केट ऊपर चले गई हम रोना रोकते हैं. यही हाल है स्टॉक मार्केट का. मार्केट जब ऊपर जाती है
तब भी हम रोते हैं, हम नहीं कमाते हैं, मार्केट नीचे जाती है तब भी, क्योंकि हमें नहीं पता होता है when is the right time to buy and when is the right time to sell. नदीम साहब, आप टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये जो लोकल फिनोमेना है ऑफ द लिवरेज, लोग कहते हैं कि लिवरेज इज़ वन ऑफ द ग्रेट मिसनॉमर्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी होती है और एक्चुअली आपको तो पता ही नहीं चलता कि बहुत सारी जो ऑर्डर बुक है वो ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली और थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम वो लिक्विडिटी आए बगैर ही मैचिंग होके सिस्टम में से वो प्राइस लेवल्स निकल जाते हैं। मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद आपसे ये चीज़ डिस्कस करें। नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले नदीम साहब वाज एक्सप्लेनिंग कि रोना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है कि बाज़ार के अंदर मैनिपुलेशन है, बाज़ार के अंदर पैसे कमाना मुश्किल है, बाज़ार के अंदर ट्रिक ऑफ द ट्रेड को जानना बहुत मुश्किल है। बट व्हाट इज़ एक्चुअली बिहाइंड अवर मार्केट विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू आवर रीजन एंड आवर मार्केट, एंड दैट इज़ बदला, दैट हैज़ बीन देयर। हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक के जो एडवाइज़र टू पाकिस्तान है, उन कैपिटल मार्केट, जिन्होंने पाकिस्तान का कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्लान भी लिखा है, वो भी हमारे प्रोग्राम में आके कह के गए कि पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ एक ही फ़र्क है, एक ही ब्रीड है, एक ही क्लास है जो कैपिटल मार्केट को मैनेज कर रही है। एक ने जो है मार्केट के बेस्ट इंटरेस्ट में बदले की प्रोडक्ट से जान छुटा ली और पाकिस्तान जो है वो हर दफ़ा उसके एक नए वेरिएंट के साथ सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ना मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रही है और ना ही मार्केट का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो पाता है। सम ऑफ द पीपल इन द मार्केट आर ऑफ द व्यू कि बिकॉज ऑफ द लिवरेज मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और सही प्राइस पोटेंशियल तक लोगों की रसाई नहीं होती। सर, आपका क्या व्यू है इस पर? मेरे अपना व्यू लेंगे तो कभी भी लेवरेज पे काम ना करें। उसकी वजह क्या होती है, मार्केट अप एंड डाउन होती है और अक्सर ये देखा जाता है कि जब मार्केट में दबाव आता है तब क्या होता है कि आप जो है, आपका जो थ्रेशोल्ड होता है वो हिट हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं और फिर आपसे जो है वो डीलर या वो स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि जनाब मार्केट नीचे जा रही है, अब आप सौदा बेचें या पैसे दोबारा और डालें। आप पैसे डालते जाएंगे तो आपके पास कारून का ख़जाना भी होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा, मगर एवरेज आउट अगर इस तरह से करेंगे नहीं होता। ये मार्केट है, मार्केट को समझना है, पल्स ऑफ द मार्केट को समझे। यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, आम तौर पे आपको जज्बाती करके एक कसीनो की तरह चलाया जाता है और कसूर चलाने वाले का नहीं है, क्योंकि ये दुनिया भर में होता है। ये आप डाउ जोन्स में जाएं, आप जापान में जाएं, सेंसेक्स में काम करें, दुनिया भर की मार्केट एक्साइटमेंट में लेके आती है आपको। मगर याद रखिएगा, मार्केट जो है जज्बात से चलते हैं, आपने नहीं जज्बात में रहना है। आपको अपने होश और हवास में एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ काम करना होता है। आज जो भी लोग रो रहे हैं जनाब हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनसे एक दफ़ा पूछ लीजिए कि जिन आपने कोई स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्या आपने कभी स्टॉप लॉस रख के काम किया? अब ये स्टॉप लॉस क्या भला है, आप सोच रहे होंगे। स्टॉप लॉस ये नहीं कि आप अपनी जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करके और अपनी हार मानते हैं, यानी आप जीतने के लिए भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, हारने के लिए भी। ये ख़ास तौर पे मैं उनसे कहूँगा जो इंटरडे काम करते हैं। इंटरडे काम करने वालों को चाहिए कि वो एक अपना लेवल बना दे कि जनाब अगर इस मार्केट में मैं ₹1 लॉस करने के लिए बैठा हूँ तो उस ₹1 के लॉस के बाद ऑटोमेटिकली मैं शेयर बेच दूंगा, उसके बाद मैं एंटर नहीं होऊंगा। और अगर मैं ऊपर का ₹2 का मैंने सोचा हुआ है प्रॉफिट, तो मैं ₹2 प्रॉफिट लेने के बाद मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि ₹2 से वापस ₹1 पे आ जाए। तो जो मेरे टारगेट है, जो मैंने पहली बात कही थी, आपको व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट पता होना चाहिए। हैपेजिटली काम कर रहे होते हैं, ब्रोकर से आप पूछते हैं जनाब टारगेट बता दें, टारगेट ब्रोकर ने नहीं बताना है, आपने अपना टारगेट फिक्स करना है। आप ₹1 की बात करते हैं, मैं 20 पैसे पे निकलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि छोटा छोटा प्रॉफिट करके मैं करोड़पति अरबपति बन सकता हूं। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कोका कोला कंपनी, पेप्सी, ये सेंट्स में काम करते हैं एंड दे आर अर्निंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये बिलियंस में काम करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी हो गई, ये टेलीफोन की टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हो गई,
وی ہیو ٹو نو فرسٹ کہ ہم جو انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، ہم اکثر یاد رکھیے گا لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کمپنی پہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب مارکیٹ تباہ ہو گئی، مارکیٹ نیچے آ گئی، آپ کے پاس مختلف چینلز پہ شو آ جاتے ہیں اور لوگ گھبراہٹ میں آتے ہیں. مارکیٹ کو پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی، 2008 میں بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے 1942 میں بھی ہوئی تھی. یعنی کہ آپ دیکھیں کئی سالوں تک مارکیٹ اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے. جو 2008 کے انویسٹر ہیں وہ تو آج بھی کما کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دے انویسٹ ان کمپنی. مارکیٹ آج نیچے ہے، کل اوپر چلے جائے گا، اور اس مارکیٹ کا ایڈوانٹیج آپ اٹھائیں. مگر کیا ہوتا ہے اس مارکیٹ میں، آپ کیا لیتے ہو؟ جناب فلاں شیئر لے لو، وہ اس کی بڑا والیوم ہے، فلاں شیئر لے لیں، وہ دیکھا نہیں تھا. نہیں، اس وقت جو آپ شیئر لیتے ہیں اس مارکیٹ میں وہ ڈیویڈنڈ والے، جس کی ییلڈ اچھی ہو، جس کا آپ کو پتہ ہو کہ جناب یہ اس موجودہ پوزیشن میں آلریڈی نیچے آ چکی ہے، اس سے نیچے بھی چلے جائے گی. جو کمپنی پچھلے 10 سالوں سے ڈیویڈنڈ دیتے آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر 1 سال نہ دے مگر 12ویں سال دوبارہ دے گی. مگر پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اکانومی کی کیا پوزیشن ہے. ہو سکتا ہے کہ 10 سال تک اکانومی بہت اچھی چل رہی تھی، مگر آئندہ 5 سالوں میں اکانومی جو ہے وہ اس میں دباؤ آئے گا. ظاہر ہے جب اب پھر ہم بات کرتے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن. آپ کسی بھی فیکٹری کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کاسٹ اگر بڑھتے جا رہی ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کا جو پروفٹ ہے نا وہ کم ہوتے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہم جب انٹرسٹ ریٹس کی اکثر دنیا میں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو سٹاک مارکیٹ کا کام آتا ہے، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہو آپ کاروبار کر سکتے ہیں. اور آپ کو صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ویئر یو آر انویسٹنگ. ہمارے یہاں تو کوئی کچھ بھی انویسٹمنٹ کریں، چاہے آپ گھر کے اندر کریں، پلاٹس میں لے لیں، زمین پہ لے لیں، سونے میں لے لیں، ریسرچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بروکر کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کو کہے گا صاحب کتنا خوبصورت نیا گھر ہے نا، واہ واہ ویری گڈ. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس لوکیشن کیا ہے، کس طرح کی انویسٹمنٹ ہے، اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا، اس کے اندر کیا پلاننگ ہے. بٹ وی جسٹ گو فار دا بیوٹی آف اٹ. جس طرح کمپنی میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں، سی دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. میں اکثر کہتا ہوں سٹاک مارکیٹ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز دیکھا کریں، اور اگر آپ انویسٹمنٹ کریں پراپرٹی میں، سی دا لوکیشن، کہ آپ کس لوکیشن پہ. ہو سکتا ہے 10 سال بعد وہ لوکیشن اتنی اہم جگہ بن چکی ہوگی کہ آپ جو ہے بے تحاشا امیر ہو جاتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ جناب آیا چندری گڑھ روڈ کتنا مہنگا ہوگا؟ کبھی کسی نے سوچا تھا آج سے 25-30 سال پہلے کہ جناب وہ ڈیفنس میں کراچی میں خیابان اتحاد ایک کمرشل راستہ بن جائے گا؟ جہاں پہ میں آج آپ کو بتا دوں، یہ خیابان اتحاد پہ جہاں 17 لاکھ کا پلاٹ ملتا تھا، آج 17 کروڑ کا بن گیا. It was just because of the location. میں کمرشل پلاٹس کی بات کر رہا ہوں. You have to know where you are investing. ہمارے یہاں سٹاک مارکیٹ میں یا تو بولا جاتا ہے لاؤ مال، یا مال ختم ہو گیا اب نیا بکرا ڈھونڈو. گڈ. یہ بتائیے گا ندیم صاحب کہ given the present situation, what would you suggest to a normal investor؟ اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ کیپٹل مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہورائزاں ہیں، ڈز اٹ سوٹس ٹو اے نارمل انویسٹر کہ وہ مہینے کی یا ویک کی پوزیشن لے؟ اف ون ہیز ٹو انویسٹ، اس کا انویسٹمنٹ ہورائزاں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے wherever you are investing, you must have an investment plan. an investment plan میں آپ کو سمپل سی بتاؤں، آپ بینک چاہتے ہیں، وہ آپ سے کیا پوچھتا ہے؟ سر 1 سال کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، 3 سال کی کرنی ہے، 5 سال کی. 1 سال کا ریٹرن آپ کو الگ دے گا، 3 سال کا الگ دے گا، 5 سال کا الگ دے گا. اسی طرح آپ پراپرٹی ہو، اسی طرح سٹاک مارکیٹ ہو، یو ہیو ٹو پلان یور انویسٹمنٹ. یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح لگائے پیسے. اچھا، سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات آج میں آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں لوگ ہارتے کیسے. میں نے پیسے لگائے کسی بھی ایک کے کہنے پہ، اور وہ پیسے ڈبل ہو گئے، 100 روپے کے 200 ہو گئے. میں نے کہا زبردست. اور وہ جو میں نے جو شیئر لیا تھا وہ 10 روپے سے 20 روپے پہ پہنچ گیا، پھر 20 روپے سے 30 روپے پہ پہنچ گیا، پھر 40 پہ پہنچ گیا. اب مجھے محبت ہو گئی ہے اس شیئر سے. میں کہوں گا یعنی 10 روپے لگائے تھے 40، اب میں کیا کروں گا، اپنے جتنے بھی جمع کنجی ہوگی
اور اسی ٹائم پہ جب 10 روپے یہ شیئر جا رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے جناب یہ 20 پہ چلے جائے گا لے لو، اور 20 پہ چلا گیا. 20 پہ جانے کے بعد لوگ کہیں گے جناب 40 پہ جا رہا تھا لے لو، لے لیا. اب یہ 50 پہ جب جانے لگے گا یا 60 پہ آپ سارے پیسے لا کے رکھ دو گے کسینو کی طرح، گھر بھی بیچ کے لے آؤ گے کہ یار میں 10 روپے سے 40 تو کما چکا ہوں، اب میں اس کے اور لگاؤں گا. اب وہ چلا جاتا ہے، آپ نے 40 روپے پہ سوچا 60-70 پہ، اب وہ نیچے کی طرف جانے لگتا ہے. That is where you lose your money. یہ جو کہتے ہیں نا greed, لالچ، دنیا میں لوگ کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ ہو یا کہیں greed will kill you. Never go for greed. یہی لالچ، مگر آپ لالچ نہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو میری نالج ہے، انسائٹ ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ جناب میں 10 روپے سے 40 کما چکا ہوں، 80 کا ریٹ آئے گا. جناب یہیں پہ آپ لوگ مار کھاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی بھی شیئر میں آئیں اپنا پروفٹ لیں، اور اگر وہ 80 روپے پہ بھی جائے یا 200 روپے پہ جائے، ڈونٹ گو آفٹر دیٹ گریڈ. ہم اسی کے طرف جاتے ہیں. اینڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 80 روپے پہ یا 40 روپے پہ گیا ہے، کبھی آپ نے پوچھا ہے اپنے آپ سے کہ یہ 40 پہ کیوں گیا ہے؟ ہم یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ 40 پہ کیوں گیا. ہم کہتے ہیں نہیں بہت اچھا شیئر ہے، یہ الفاظ بہت اچھا تھا تو 10 سے 20 کیا، بہت اچھا تھا تو 20 سے 30 کیا. مگر اس اچھائی میں کیا بات تھی جو 10 سے 40 لے گیا؟ یہی ہوتا ہے 70 پیسے والا جب 18 پہ چلے جاتا ہے، اور جناب 40 روپے والا 180 روپے پہ جاتا ہے، اور پھر جب واپس آتا ہے نا 80 روپے پہ، تو آپ کہتے ہیں مروا دیا اسٹاک مارکیٹ نے. ندیم صاحب اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک کے بعد ناظرین ندیم صاحب سے ڈسکس کریں گے کہ گیون دا پریزنٹ سچویشن، یہ جو انفلیشنری پریشر ہے، مارکیٹ جو جن چیزوں کو ایکچولی اکاؤنٹ فار کر چکی، اور اس وقت جو مارکیٹ کائنڈ آف انڈر پریشر آئی ہوئی ہے، اس میں واٹ پیپل نیڈ ٹو ڈو، پیپل نیڈ ٹو بی کام اینڈ گوئنگ فارورڈ، وچ آر دا سیکٹرز دیٹ ون شوڈ لک ان ٹو. ناظرین لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں ندیم صاحب سے ہم نے ڈسکس کیا، جانا کہ واٹ آر دا تھنگس جس کے لیے وائل انویسٹنگ ون ہیز ٹو بی کیئرفل، کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کمنگ ٹو دا پریزنٹ سچویشن، جس کے اندر کافی چیلنجنگ صورتحال درپیش ہے لوگوں کو. سم آف دا انویسٹر ہو سیمس ٹو بی اسٹک، لوگوں کو انتظار تھا کہ نومبر جا چکا ہے، دسمبر میں مارکیٹ ہر دن 400-500 پوائنٹ بڑھے گی اور بازار 50,000 پوائنٹ کے لیول کو کراس کر جائے گا. ایوری بڈی واز لائک کہ بس پیسے سمیٹنے یا مال اٹھانے کا وقت آ گیا. سو واٹ ہیز ہیپنڈ ان دا مارکیٹ از دس، that market has come down by over 2,000 points. We know all the reason what is happening at the financial front. ندیم صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو، ویورز کو یہ ضرور بتائیں، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، ایچ ناؤ اینڈ دین دس کیپس ہیپننگ. اس میں کتنی پینک ہونے کی ضرورت ہے، کتنا کول ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. اسپیشلی اینڈ اسپیسیفکلی آئی ووڈ وانٹ یو ٹو سجیسٹ کہ کون سے سیکٹرس ہیں جو اس سچویشن میں پرفارم کرتے ہوئے دکھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ جس شیئر کے اندر بھی آپ نے نقصان کیا ہے اس شیئر کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ کیا فنڈامنٹلی وہ اسٹرانگ ہے، یعنی کہ وہ جو کمپنی ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں پرفارم کر رہی تھی، تو پھر آپ اس کے اندر پھر ٹھیک ہے آپ اپنی کیلکولیشن کریں. اینڈ مارکیٹ آلویز زگزیگ چلتی ہے، تو مارکیٹ میں کیا کریں کہ جب آپ نے دیکھا کہ ڈاؤن سائڈ آ گیا تو زیادہ نہیں 10% پہ اسی شیئر پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ جب مارکیٹ زگزیگ کیونکہ اوپر جائے گی تو اسی 10% کو بیچیے گا. تو پھر کیا ہوگا، دوبارہ سے اگر نیچے آئے گی اسی 10% کو خریدیے گا. اس سے آپ اگر 4 دفعہ بھی ٹریڈ کریں گے تو کیا ہوگا 40% آپ نے کما لیا. تو آپ کا جو 40% لاس تھا وہ آپ نے پورا کر لیا. اچھا اب گوئنگ اہیڈ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہر سیکٹر کا ایک سیزن ہوتا ہے. آپ کو یاد دلانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہ عید کے سیزن میں آپ لوگ کپڑے خریدتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ابھی مارچ اپریل میں جو ہے رمضان آئے گا، تو اب کون کون سی جگہوں پہ آپ دیکھو گے کہ رش لگتا ہے کھانے پینے کے آئٹم میں. ٹھیک ہے، تو میں فوڈ انڈسٹری کی طرف بات کروں گا. رمضانوں کے لیے میں دیکھوں گا کہ جناب اگر دسمبر ہے، کرسمس ہے، سب کچھ ہے، انٹرنیشنلی دنیا بھر کے اندر کرسمس منایا جاتا ہے، لوگ کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، تو میں کہوں گا جناب یہاں ہمارے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس والے ہیں وہ
जनाब अब हम आएंगे मेन सेक्टर्स पे जो कि सीमेंट, जो कि मौजूदा पोजीशन है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में लोग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं। मई के बाद क्यों नहीं करते हैं? बरसात होती है, बारिशों में कोई भी कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाता है। अब इन महीनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की जो है ना, और साथ साथ जो कंजम्पशन है लोकल सीमेंट की इंडस्ट्री की बढ़ जाती है। जो मैंने आप लोगों को बताया है, अगस्त से शुरू होता है, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है सितंबर, एंड देन वी गो टुवर्ड्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में आपका सीमेंट इंडस्ट्री चलेगा। मगर अगेन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यानी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपके पास पैसा है तो आप घर खरीदेंगे, पैसा है तो बिल्डिंग बनाएंगे, मुल्क के पास पैसा है तो आप डैम बनाएंगे। तो आपके पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी होगी कि मुल्क की इकोनॉमी कैसे जा रही है। मुल्क के पास पैसा नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। फिर ओवरऑल हम देखते हैं कि इस महीनों में आप सीमेंट, अभी क्योंकि हम दिसंबर के महीने में बैठे हुए हैं, तो अब हम सबसे क्लोज प्रॉफिट जो ले सकते हैं वो है बैंकिंग सेक्टर से। दिसंबर में इनकी होती है क्लोजिंग, उसके बाद जनवरी फरवरी में रिजल्ट्स आते हैं कि जनाब जो पूरा बैंक्स ने परफॉर्म किया किस तरह से किया। याद रखिएगा, एक होती है पास्ट परफॉर्मेंस जिसकी वजह से मार्केट मौजूदा पोजीशन में है, और एक होती है फ्यूचर परफॉर्मेंस कि वो कहाँ जाएगी, तो फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बाय करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री मैंने आपको बताया, बैंकिंग सबसे पहले, बैंकिंग में अभी आप लोग ज़्यादातर लोग जो काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं, मैं समझता हूँ बैंकिंग के अंदर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि नज़दीक है, जनवरी फरवरी में रिजल्ट्स आएंगे और जो अच्छे बैंक्स हैं, और आपको पता है जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, स्प्रेड्स बढ़ते हैं, तो बैंक्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बैंक ज़्यादा कमा रहे होते हैं। वैसे भी मैं तो कहता हूँ दुनिया भर में बैंक हमेशा कमाता है, मगर याद रखिएगा बैंक्स उस वक्त नहीं कमाता है जब बैंक से कोई लेने वाला ना हो। हमारे यहाँ ये होता है कि 14% पे अगर चले जाए तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, आम जो लोग कर्जा ले रहे होते हैं, वो आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो डूब जाते हैं, बैड डेब्ट्स आ जाता है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो भी बड़े शाय होते हैं। तो यहाँ पे एक जाने जहाँ हम देखते हैं स्प्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इंटरेस्ट बहुत आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अक्सर मार खा जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जनाब हम जो बैंक में पैसे रखवा रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है तो आपके पास आते हैं। जैसे अगर इंश्योरेंस कंपनी की हम बात करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, तो वो इन्वेस्ट करेगी तो आपके पास आएंगे। फंड मैनेजर्स की बात करते हैं, वो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो अगेन मैं आपसे कहूँगा कि यू हैव टू नो द सीज़न। सबसे पहली बात है कि अभी अगर बैंकिंग का सीज़न है तो अब हम देखेंगे कि 12 महीनों के अंदर बैंक्स ने किस तरह से परफॉर्म किया। पहले क्वार्टर में उन्होंने कोई डिविडेंड दिया नहीं दिया, दूसरे क्वार्टर में नहीं दिया होगा, कोई कोविड का सिलसिला था या बैंक ने कुछ लॉसेस किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई भी कंपनी री इन्वेस्ट करता है ना तो वो आपको डिविडेंड नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अपना कैपिटल बढ़ा रहे होते हैं। जब कंपनी के पास कैश फ्लो होता है प्रॉफिट के सूरत में तो ही आपको डिविडेंड देता है। तो बाज़ वक्त आप कहते हैं कंपनी तो बहुत अच्छी है मगर ये हमें डिविडेंड नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि वो कंपनी री इन्वेस्ट कर रहे हो। एक और जो मिस्टेक करते हैं, हर राइट शेयर को हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है। राइट शेयर्स उस वक्त भी इस्तेमाल होते हैं जब कंपनी के पास पैसे ना हो, नुकसान में जा रहा हो, सोचते हैं कि जनाब चलो हम इन्वेस्टर्स को राइट शेयर्स दे देते हैं ताकि हमें और पैसे मिले और फिर हम काम कर सकें। तो सिर्फ एक्सपेंशन ही की तरफ राइट शेयर्स के पैसे नहीं होते, बाज़ वक्त मुसीबत के वक्त भी कंपनी। तो स्टॉक मार्केट के जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत मोहतात होकर काम किया करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैसे कमाना स्टॉक मार्केट में जितना मुश्किल है ना, उससे भी ज़्यादा पैसे संभालना, क्योंकि इस मार्केट के अंदर लोग कमा के फिर हार के इसी मार्केट से जाते हैं। थैंक यू नदीम साहब, थैंक यू नदीम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे नदीम मौलवी साहब। ही हैपन्स टू बी वन ऑफ द सीजन्ड एनालिस्ट ऑफ द मार्केट।
इन्होंने बहुत तफसील के साथ बताया कि वाई पीपल लूज़, कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए। स्पेशली राइट के ऊपर ही राइटली पॉइंटेड आउट कि 70 बिलियन के राइट्स इशू किए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। 4 कंपनीज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट काउंटर पे मौजूद हैं। सो वन हैज़ टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द सिचुएशन, वन हैज़ टू नो द प्रेजेंट सिचुएशन। दूसरी चीज़ जो बाज़ार में बहुत ज़बान ज़द-ए-आम है, एंड दैट इज़ कि टेक्नोलॉजी जो है वो पता नहीं वो कौन से मिरेकल करने जा रहा है। सो आई डोंट वांट टू से समथिंग गुड और बैड अबाउट इट, रादर sounding good or bad about anything, but I would want to say what just Nadeem said, कि you are investing your money, you have to be watchful, you have to analyze, you have to have an investment plan before embarking on an investment. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।